जॉन वीरास्वामी एंथनी। ये तमिलनाडु का रहने वाला था और बचपन में ही बम्बई में आ गया था, लेकिन बम्बई के अंडरवर्ल्ड में वो कालिया एंथनी के नाम से मशहूर हुआ। बहुत हट्टा कट्टा मसल्ड मैन, हाइट भी अच्छी और लाल आंखें, काला रंग देख के मैं खुद डर गया था, सच्ची बात है। आपने एसिड अटैक सुना होगा कि बॉटल में एसिड डाल दिया, जहाँ गिलास से डाल दिया, जहाँ एसिड बल्ब गया ऊपर फेंक दिया। इन्होंने पूरे का पूरा ड्रम उसके आदमी के ऊपर खाली करके एसिड का उसको एसिड से जला के मार दिया था। आगे आगे भाग रहा था, उसके पीछे पीछे कालिया एंथनी ये चॉपर लेके, जो आप साउथ इंडियन फिल्मों में चॉपर देखते होंगे, बड़ा सा दांत किस्म का हथियार होता है, वो लेके उसके पीछे भागे और उसको काटते चले गए 100 गज की दूरी तक, जब तक वो बुरी तरह को हाथ कट के कहीं पड़ा है, उसका दूसरा हाथ कहाँ। मैं उस शख्स का किस्सा सुनाने जा रहा हूँ जिसकी क्राइम की ज़िंदगी तो तकरीबन 6 साल रही, लेकिन 6 साल में से 4 साल उसके, 4.5 साल तो जेल में निकल गए। लेकिन फिर भी इतना बड़ा नाम उसका मुंबई के अंडरवर्ल्ड में हुआ कि वो कुछ मानने जैसी बात नहीं लगती। अगर मैं उसको मिला नहीं होता, उसको देखा नहीं होता और उसके बारे में इतनी मेहनत करके ये पूरा किस्सा नहीं निकाला होता, तो शायद मेरे लिए भी वो आदमी इतना बड़ा नहीं होता जितना वो था। मैं उस शख्स की बात कर रहा हूँ जिसका नाम था जॉन वीरास्वामी एंथनी। ये तमिलनाडु का रहने वाला था और बचपन में ही मुंबई में आ गया था। हिंदुइज़्म से, जो उस ज़माने में जो तमिलनाडु में बहुत बड़ी कन्वर्शन हुई थी, उनमें से इसकी फैमिली भी कन्वर्ट हुई थी क्रिश्चियनिटी में। तो वीरास्वामी इसका पुराना हिंदू होने के टाइम पे फैमिली नेम था। जॉन इसको ना, एंथनी इसको नाम दिया गया, जॉन इसके बाप का नाम था। तो कुल मिला के इसका नाम जॉन वीरास्वामी एंथनी बन गया। लेकिन बम्बई के अंडरवर्ल्ड में वो कालिया एंथनी के नाम से मशहूर हुआ। वो नाम जो उस समय वेस्टर्न सबर्ब्स में एक अच्छे भले आदमी को डरा देता था और जिसको देख के दुकानदार अपने शटर बंद कर लिया करते थे, और जो छोटे मोटे बदमाश, छोटे मोटे धंधे चलाने वाले, दारू के, जुए के, मटके के, वो इसको देख के अपना दरवाजे बंद कर लिया करते थे। और जो सबसे बड़ी बात जो बहुत कम लोगों को मालूम है कि सुभाष सिंह ठाकर, जो बाद में बम्बई के अंडरवर्ल्ड का जो टॉप के 5 शार्प शूटर से, वो एक ज़माने में कालिया एंथनी के पास काम किया करता था। है ना हैरानी की बात? आप सबको बहुत अजीब लगा होगा। सुभाष सिंह ठाकर जे हॉस्पिटल का मेन एक्यूज, और ऐसे दर्जनों उसने बहुत बड़े मर्डर किए, यूपी में किए, दिल्ली में किए, बेंगलौर में जाके वहाँ के सबसे बड़े डॉन का मर्डर किया, जयराज का। और उसके अलावा बॉम्बे में तो उसका नाम था ही, और आज यूपी की फतेहपुर जेल में वो उम्र कैद काट रहा है और किसी केस में, और बम्बई भी आता जाता रहता है यहाँ पे, क्योंकि जेल में, क्योंकि उसका जो जे शूट आउट केस में भी उसको उम्र कैद की सज़ा हुई हुई है। खैर, आप कालिया एंथनी की बात करते हैं, जो अकेले सुभाष सिंह ठाकुर का ही नहीं, बल्कि उसके साथ जो चैंपियन शूटर्स थे, जिनमें इग्नेशियस कॉटिनो, फ्रांसिस कॉटिनो, इग्नेशियस कॉटिनो वो आदमी है जो सुभाष सिंह ठाकुर के साथ बेंगलौर में जाके जिसने जयराज का, वहाँ के सबसे बड़े डॉन का मर्डर किया था। और वही कॉटिनो जो है वो भी कालिया एंथनी का चेला था। हैरानी की बात यह है कि 78 में जब कालिया एंथनी ने अपना क्राइम का सफ़र शुरू किया, तो ये अपने गैंग का बॉस था, एंथनी गैंग का। और ये गैंग जिनका ऑपरेट करता था निर्मल नगर, खेरवाड़ी। खेरवाड़ी वो इलाका है बम्बई का, बांद्रा का, जहाँ कला नगर, जहाँ पे बाल ठाकरे परिवार का घर है और सरकारी कॉलोनी है बहुत बड़ी। उसके साथ दूसरी तरफ निर्मल नगर है, जहाँ पे रेलवे क्वार्टर्स हैं। उन रेलवे क्वार्टर्स में ही एक ज़माने में कालिया एंथनी रहा करता था अपने परिवार के साथ।
इसकी एक बीवी थी वहीं पे, इसके घर के और फैमिली मेंबर भी रहते थे। तो वहाँ से छोटी-मोटी हफ्ता वसूली, रॉबरी, डकैती, असॉल्ट, अगर किसी ने पैसा नहीं दिया तो उसको मारना, तो ये इनका काम था। और जो 18-20 लड़के इसके पास थे, एक जोसेफ हुआ करता था धेरी ईस्ट का, एक इसका और एक जॉनी फ्रांसिस हुआ करता था, जिन्होंने एमआईडीसी पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में एक आदमी जिसने इनको पैसा देने से मना कर दिया, उसके ऊपर आपने एसिड अटैक सुना होगा कि एक बॉटल में एसिड डाल दिया, या गिलास से डाल दिया, जहाँ एसिड बल्ब गया ऊपर फेंक दिया। इन्होंने पूरे का पूरा ड्रम उसके आदमी के ऊपर खाली करके एसिड का, उसको एसिड से जला के मार दिया था। वो इस किस्म के खूंखार जो लड़के थे वो काली एंथनी के चेले थे। अब इस किस्म के काम करने वाले लोगों से अगर समाज के बाकी लोग जो कानून पसंद लोग हैं वो डरेंगे नहीं तो क्या करेंगे। तो 79 में इसका नाम इतना हो गया पूरी बम्बई में कि हर जो गैंग था बड़ा वो इसको अपने साथ मिलाना चाहता था। इसको ऑफर्स भी आई। उस समय तो बड़े गैंग नहीं थे इतने। वरदराजन मुडलियार ने कोशिश की अपने साथ मिलाने की, नहीं गया। बड़ा राजन ने कोशिश किया, नहीं गया। और उसी टाइम पे 79 में ही अशोक जोशी का कैरियर शुरू होता था कांजूर मार्ग में। तो वो जो उस गैंग के जो नए नए लड़के खड़े हो रहे थे, उनमें से सबसे खतरनाक और खूंखार आदमी था, शख्स जब तो वो था काली एंथनी। और उसकी शक्ल देख के ही लोग डर जाते थे। एकदम काला रंग और ब्लड रेड आंखें, खून की तरह रंग कलर की उसकी आंखों का रंग था। मैं एक बार 82 में जब मैं पत्रकार नहीं था तो मैं हॉलीडे इन का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था। तो हमारे एक लड़का जो था वो एक एक्सीडेंट में, उससे किसी को बहुत गंभीर चोट लग गई थी मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में। तो वो कुछ दिनों के लिए आर्थर रोड जेल में बंद था पेंडिंग उसकी बेल एप्लीकेशन के लिए। तो वो तो हमारा मुलाजिम था, 5 स्टार होटल का, क्रिमिनल तो था नहीं। उसको मिलने जब मैं गया तो वहाँ पे वो जो जेलर था उसको हम अपने 5 स्टार होटल का जो हमारा एक रुतबा होता है उसको दिखा के, वो जेलर के साथ वाला जो एक गेस्ट रूम होता था, मीटिंग रूम, उसमें उसने हम वो लड़के को बुला के, हमारा वकील भी साथ में था, एक डॉक्टर भी हम लेके गए थे साथ में, तो वहाँ बुलाया तो वहीं पे काली एंथनी किसी से बात कर रहा था। और एक कुछ पल के लिए मैं खुद डर गया था इस आदमी को देख के। जेलर के सामने और जेल के स्टाफ के सामने इतना खूंखार देखने में लगता था, बहुत हट्टा कट्टा मसल्ड मैन, हाइट भी अच्छी, और लाल आंखें, काला रंग देख के मैं खुद डर गया था, सच्ची बात है। तो मैंने इससे कोई बात तो नहीं हुई, लेकिन उसको वो जो एक उसका हुलिया मेरे जहन में रहा। और वो काफ़ी साल जब तक मैं जर्नलिस्ट बना तो उसके बाद तक भी वो मेरे दिमाग में रहा। आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसकी, तो मेरे सामने वही जेलर के साथ वाला जो जेल सुपरिटेंडेंट का कमरा था और उसमें उसकी हाज़िरी मुझे नज़र आ रही है। तो वो आदमी जिसने सुभाष सिंह ठाकुर जैसे, जॉनी जैसे लोग और कोटिनो जैसे लोग जिसने ट्रेन किए, जिसके नाम से डरते थे, जिसके सामने भाई भाई कहते थे, उस आदमी का ज़िंदगी का सफ़र, उसने कोई बहुत बड़े कारनामे नहीं किए। उसने कोई बाकी अंडरवर्ल्ड के लोगों की तरह कोई ज़्यादा खून खराबा नहीं किया। सिर्फ एक मर्डर केस उसके नाम पे था, और वो भी 1982 में हुआ, जिस केस में वो, जब मैं आर्थर रोड जेल में गया था तो उसको वहाँ जेल में उसको बंद देखा था। उसके थोड़े दिन पहले उसने ये मैंने जो इंक्वायरी किया उसका, ये कोई भी डिटेल आपको कहीं इंटरनेट पे, नेट पे कहीं नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि उसके बारे में कोई मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है। काली एंथनी के नाम को सब जानते हैं। मेरे पास सैकड़ों रिक्वेस्ट आई हुई हैं कि आप काली एंथनी की स्टोरी सुनाइए। खैर, 81 के अक्टूबर में करीब जो मैंने जो क्राइम ब्रांच के ऑफिसर से बात किया तो उन्होंने बताया कि 1981 में सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन बम्बई का बहुत पुराना पुलिस स्टेशन है। बिल्कुल उसके सामने अक्रॉस द रोड एक बहुत बड़ा म्यूनसिपल गार्डन है बच्चों का, जिसमें एक नकली सीमेंट का हवाई जहाज़ बनाया हुआ वहाँ पे पड़ा है।
तो उस जहाज़ में एयर इंडिया का बाहर बोर्ड लगा हुआ है और उसी तरह खिड़कियां बनी हैं। तो बच्चे और बड़े भी उस जहाज़ में बैठ के ऐसे लगता है जैसे आप किसी असली जहाज़ में बैठे हैं। उस गार्डन के बिल्कुल बैक साइड में समझो सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन से कुछ 150 गज की दूरी पे एक छोटी सी पैरेलल लेन जाती है, गली छोटी सी एक, उसका नाम है गजदर बांध लेन। उसकी एक तरफ तो मैदान है और एक तरफ उसके मोटर रिपेयर गराजेस हैं सब पूरी लाइन में। तो उस गराजेस की लाइन में एक आदमी कोई किसी का दफ्तर था वहाँ पे, और उस आदमी ने जो कालिया एंथनी ने एक खार में एक मुस्लिम औरत से उसका अफेयर था, उसको रहने के लिए वहाँ रखा हुआ था। तो उस आदमी ने, सांता क्रूज वाले ने, गाजियाबाद रोड वाले ने उस लड़की को कहीं छेड़ दिया। उसको पता नहीं था कि ये कालिया एंथनी के रिलेशन में है। जब कालिया ढूंढता ढूंढता उसको वहाँ पहुँचा तो इग्नेशियस कॉटिनो भी इसके साथ था। उस वो ज़माना कोई इतना बड़े हथियारों का नहीं था, बंदूक जहाँ रिवाल्वर पिस्टल का ज़माना नहीं था। वो चाकू, छुरा, तलवार, कोयता, चॉपर जिसको बोलते हैं, उसका ज़माना था। तो मैंने वो जब इन पुलिस वाले से पूछा, क्योंकि सांता क्रूज पुलिस स्टेशन ही हमारे हॉलीडेन का पुलिस स्टेशन भी था। हमारे हॉलीडेन में कोई वायलेंस हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, कोई चोरी हो गई, तो हमें भी सांता क्रूज पुलिस स्टेशन ही जाना पड़ता था। इंस्पेक्टर बाबर थे वहाँ पे जो क्राइम के इंचार्ज थे, वो बाद में मुंबई क्राइम ब्रांच के एसीपी रिटायर हुए। तो बाबर साहब जानते थे मुझे, क्योंकि हॉलीडेन की वजह से। उन्होंने मुझे बताया कि 81 अक्टूबर नवंबर में कहीं, उनको डेट बराबर याद नहीं थी। तो वो जो आदमी था जिसने कालिया एंथनी की गर्लफ्रेंड को छेड़ा था, उसका नाम था सत्यवान पंचाल। तो कहानी कुछ और भी हो सकती है, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में यही शो किया गया। तो वो पंचाल उस रोड पे आगे आगे भाग रहा था, उसके पीछे पीछे कालिया एंथनी और इग्नेशियस कॉटिनो, ये चॉपर लेके, जो आप साउथ इंडियन फिल्मों में चॉपर देखते होंगे, वो बड़ा सा दांत किस्म का हथियार होता है, वो लेके उसके पीछे भागे और उसको काटते चले गए 100 गज की दूरी तक, जब तक वो बुरी तरह को हाथ कट के कहीं पड़ा है, उसका दूसरा हाथ कहाँ बुरी तरह से उसको 38 उसके जिस्म पे चॉपर के वार हुए थे। और वो आदमी 1 घंटे तक वहाँ रोड पे खून में लथपथ, उसके हाथ पांव इधर उधर सब लटके हुए। तो इतनी बुरी तरह उसको मारा, जिसमें सैकड़े लोगों ने, वो जो मकैनिक जो वहाँ पे काम करते थे, पूरी लाइन में गराजेज हैं, मोटर रिपेयर वर्कशॉप्स हैं, वो सब ने देखा। और वो सब के सब इतने दहशत में थे कि जब पुलिस आई, उन लोगों के बयान लेने की कोशिश की, तो किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। इंस्पेक्टर बाबर से उन्होंने मुझे बताया कि उसके मरने के कई घंटे बाद तक भी लोगों से बात नहीं हो रही थी। इतना बुरी तरह उस आदमी को सड़क पे भगा भगा के उसको तलवार से और चॉपर से 2 लोगों ने वार करके मारा। और वो जो कत्ल था, वो इतना उसका चर्चा हुआ शहर में, क्योंकि इतना ब्रूटल मर्डर दिन दहाड़े पुलिस स्टेशन के 100 गज 150 गज की दूरी पे एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में इतना डेरिंग काम और इतना भाग के मारना, इतना बुरी तरह, वो काम कालिया एंथनी और कॉटिनो ने किया। और उस केस में इसको कत्ल करके वो वहाँ से भागा। और लेकिन क्योंकि सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन को मिल नहीं रहा था कहाँ गया, तो क्राइम ब्रांच मुंबई की एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जिसमें इंस्पेक्टर अशोक आगाव, इंस्पेक्टर संजय परांडे और इंस्पेक्टर पाटिल, ये तीनों लोग उस पर काम कर रहे थे। तो उनको दिसंबर के फर्स्ट वीक में खबर मिली कि कालिया एंथनी एक अपने किसी जान पहचान वाले का एक फार्म हाउस था, पार्डी जगह का नाम है। ये जब आप बम्बई से गुजरात को जाते हैं बाई रोड, तो गुजरात एंटर करने के बाद वलसाड़ के नज़दीक एक छोटा सा टाउन आता है, कस्बा है पार्डी। वो पार्टी के नज़दीक अंदर थोड़ा खेतों के बीच में कहीं एक फार्म हाउस था, और वहाँ पे छुपा हुआ था। तो ये उस जो रेडिंग पार्टी थी, उसमें संजय परांडे को छोड़ के बाकी दोनों ऑफिसर गए, अशोक आघाव और पाटिल, और कुछ 3-4 कांस्टेबल क्राइम ब्रांच के। इन्होंने जब उसको घेरा डाला, तो एक कमरे में से इनको कालिया एंथनी मिला,
लेकिन वो फिजिकली इतना स्ट्रांग था वो टाइम समय ऐसा नहीं था कि पुलिस वाले देखते गोली मार देते थे। कोई एनकाउंटर वाली बात अभी इतनी ज़्यादा मुंबई पुलिस में चालू नहीं हुई थी। तो इनको धक्के दे के नीचे गिरा के काली एंथनी खेतों के बीच भाग के गुल हो गया। उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन चली। इंक्वायरी करते 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 क्राइम ब्रांच को फिर खबर मिली कि कर्नाटका के गुलबर्गा शहर में काली एंथनी किसी के पास पनाह लेके बैठा है। तो फिर क्राइम ब्रांच की टीम गई, ये तीनों ऑफिसर गए गुलबर्गा और बड़े तरीके से भेस बदल के वहाँ उसका इंतज़ार किया जहाँ उसने आना था, और गुलबर्गा गुलबर्गा से पकड़ के इसको रातों रात बाई रोड वहाँ से लेके बॉम्बे क्राइम ब्रांच में लेके आए। वो एक ही केस था सबसे बड़ा एंथनी के ऊपर। 78 से उसने कैरियर शुरू किया। 81 दिसंबर में वो जेल में चला गया और उसके बाद एक बार खाली एक दिन के लिए जेल से बाहर रहा, नहीं तो उसके मरने तक उसकी बाकी ज़िंदगी जो थी वो आर्थर रोड जेल में ही गुजरी, 81 से लेके 85 तक। उन्हीं दिनों में जब उसको गुलबर्गा से पकड़ के लाए तो इसका जेल में जो आर्थर रोड जेल में बाकी क्रिमिनल थे, वहीं पे इसको काली एंथनी की मुलाकात करीम लाला के भतीजे समद खान से हो जाती है। समद खान भी उन दिनों आर्थर रोड जेल में था। तो समद के जाने के पहले काली एंथनी जेल में बहुत बड़े लेवल पे एक्सटॉर्शन का रैकेट चला रहा था। तो जेल में आपको मालूम है कि हर किस्म के जो जो आर्थर रोड जेल मुंबई की है वो अंडर ट्रायल्स की जेल है। वहाँ पे सज़ा याफ्ता लोग नहीं हैं। तो जिनकी खाली केस चलते हैं, जिनको जुडिशियल कस्टडी हुई हुई है, उनको ही वहाँ रखा जाता है। सज़ा वाले लोगों को मुंबई से बाहर भेज दिया जाता है। तो जितने लोग थे सबके केस चलते थे। वो स्मगलिंग का दौर था, सोने की, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की स्मगलिंग बहुत बड़े लेवल पे होती थी। तो बड़े बड़े फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्रिमिनल्स ऑफेंडर्स वहाँ थे। तो काली एंथनी की जेल में हुकूमत चलती थी। उसने वो जो नए जो कैदी आते थे, गोल्ड का स्मगलर, हीरे चांदी का व्यापारी, जो और कोई, तो जब बिल्डर लोग कहीं किसी केस में आगे बड़े पैसे वाले, तो उनसे बड़े लेवल पे जो हफ्ता वसूली किया करता था, मार पटाई करता था जेल में। और जेलर भी इससे डरते थे कि उसके सामने बोलता नहीं था। और जब समद खान वहाँ चला गया, उसका साथ मिलने से और इसकी पोजीशन मजबूत हो गई। तो जेल से ही ये बड़े बड़े रैकेट एक्सटॉर्शन के करके उनको बताया करता था कि इतने लाख, तभी लाखों का काम होता था, करोड़ों का नहीं होता था। इतने हज़ार या इतने लाख वहाँ पे पहुँचा दो, इसके घर में, इसकी माँ के पास, बहन के पास, बीवी के पास, या दूसरी जो एक इसकी गर्लफ्रेंड थी उसके पास, जहाँ अपने जो इसके नीचे काम करने वाले लोग थे जो इसके जेल जाने के बाद थोड़ा बेकार हुए हुए थे, उनको पैसा भेजना। तो इस किस्म का रैकेट वो जेल में बैठ के चलाता था। इट इज़ अ टेरर इन द जेल। तो काली एंथनी, तो ये चलते चलते एक बार इसको फिर एक कोर्ट की पेशी में इसको जो सरकारी वकील था उसने बोला कि इसकी यहाँ पे जेल में दादागिरी बहुत करने लगा है और इसको यहाँ से ट्रांसफ़र करके नागपुर जेल भेजा जाए, और जब नेक्स्ट डेट होगी तो इसको नागपुर जेल से बुला लिया जाएगा। तो वही हुआ, इसको ट्रांसफ़र करके यहाँ से नागपुर जेल भेज दिया गया। और वहाँ से एक बार तारीख पे आते आते वो जो ट्रेन नागपुर से आती है उसका लास्ट स्टॉप जो है वो वीटी स्टेशन होता है, और वीटी स्टेशन से सेशन कोर्ट जो है वो काफ़ी नज़दीक है। तो इसने जो गार्ड इसके साथ जेल से आए लेके, इसको जो एस्कॉर्ट इसकी पार्टी थी, उनको पैसे वैसे दे के डरा धमका के ये वीटी के पहले ही दादर स्टेशन पे उतर गया। दादर भी एक जंक्शन है मुंबई का ट्रेन का। वहाँ उतर के अपने गार्ड्स को साथ लेके खार गया अपने घर पे। अपने जो पैसे वैसे जो नागपुर जेल से भी पैसे इकट्ठे करता था, वो इकट्ठे किए हुए पैसे अपने घर पे देने के लिए गार्ड को बाहर वाले कमरे में बिठा के चाय पानी पिला रहा है, और इनको काम पे लगा के अंदर से पीछे वाले दरवाजे से भाग गया। और भागा तो बहुत बड़ा स्कैंडल हो गया कि नागपुर जेल की पुलिस पार्टी एक इतने बड़े खतरनाक आरोपी को लेके बॉम्बे आती है, और वो वीटी की जगह पे पैसे लेके दादर उतर जाते हैं। उसके घर भी चले जाते हैं जो नहीं जाना चाहिए तो उनको बिल्कुल। और इतना खतरनाक आरोपी भाग गया, और अगले दिन उसकी सेशन कोर्ट में तारीख है।
तो बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ। तो फिर क्राइम ब्रांच की टीम लगी इसको ढूंढने के लिए। उसमें फिर उन्हीं लोगों की ड्यूटी लगी जिन्होंने उसको पहले गुलबर्गा से पकड़ा था, क्योंकि उसको अच्छी तरह पहचानते थे। तो पूरी इंक्वायरी पूरी करने के बाद क्राइम ब्रांच को मालूम पड़ा कि जुहू कोलीवाड़ा एरिया में किसी के घर में इसने पनाह ली हुई है। और वहाँ पे जाने के लिए तो इन्होंने एक लोकल पुलिस स्टेशन, उसको भी सांता क्रूज तभी पड़ता था, अब तो जुहू पुलिस स्टेशन सेपरेट हो गया। तो सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में एक इंस्पेक्टर गोड बोले थे, बड़े डेयरिंग किस्म के ऑफिसर गिने जाते थे। और उनके ऊपर बाद में नागपाड़ा में एक बार में अटैक भी हुआ था, गोली चली थी उनके ऊपर। वो किस्सा बाद में कभी सुनाऊंगा, गोड बोले और उनके साथियों का, क्यों वो उनके ऊपर अटैक हुआ। वो बंदूक के छर्रे आज तक उनकी बॉडी में फंसे हुए हैं, 12 बोर की गोली मारी गई थी। खैर, तो गोड़ क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स ने गोड़ बोले को साथ लिया, इंस्पेक्टर अघाव पाटिल और गोड़ बोले। इन्होंने रात को, आधी रात को 1:30-2 बजे जुहू कोलीवाड़ा जो विलेज है, गांव है क्रिश्चियन लोगों का, मच्छीमार लोगों का, वहाँ पे रेड करके कार्य एंथनी को पकड़ा। 12 घंटे के अंदर अंदर इसको पकड़ लिया। अगर नहीं पकड़ा जाता तो शायद इसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता। तो उसके बाद इसको जब पेश किया गया अगले दिन कोर्ट में, तो जज ने बहुत सख्त इंस्ट्रक्शन दिया कि इसके केस का फैसला जल्दी किया जाए और इसको सज़ा जल्दी दी जाए, सरकारी वकील ने कहा। लेकिन हुआ ऐसे कि कुछ दिनों बाद जो सेशन जज थे वो रिटायर हो गए और नए जज, मुझे आज भी उनका नाम याद है, मिस्टर शंभू, उनकी पोस्टिंग हुई थी। शंभू जी जो वो ही वॉज नोन फॉर वेरी क्विक डिस्पोजल ऑफ केसेस। वो बड़ा जल्दी जल्दी सुन के बड़े तरीके से काम करते थे। तो उन्होंने 2-3 महीने में पूरी ट्रायल इसकी केस देख के स्टडी करके, तो उनका जो सरकारी वकील और जो कार्य एंथनी का वकील था, उनका मानना था कि इस केस में इसको सज़ा होनी ही होनी है, क्योंकि पूरे सबूत इसके खिलाफ हैं। लेकिन एक दिन जब उसको जजमेंट के 1 तारीख पहले जब आर्थर रोड जेल से इसको फिर कोर्ट में लाया गया, तो जैसे ही ये कोर्ट के बाहर पुलिस की वैन से निकल रहा था, तो एक हवलदार ने इसको कुछ अजीब तरीके से बुला दिया, ओए तू वो करके कुछ बोल दिया। तो कार्य एंथनी ने वैन से उतरते समय उसकी छाती में इतनी ज़ोर से पैर मारा, उसको ठुड्डा मारा उतनी ज़ोर से कि वो हवलदार जो था पुलिस वाला, बेहोश होकर गिर गया। और उसकी बाद में इंक्वायरी हुई, तो वो जो एरिया पड़ता है सेशन कोर्ट का, वो कलाबा पुलिस स्टेशन के नीचे पड़ता है। खैर, वो तो थोड़ी देर के बाद कांस्टेबल को होश आई। उसने पुलिस स्टेशन वापस जाके अपने सीनियर को, जो चौकी के इंचार्ज थे मिस्टर अनिल तलपड़े, वो बहुत बढ़िया ऑफिसर थे, बाद में एसीपी क्राइम भी रहे। और जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ 93 में, तो मैं और वो दोनों एक ही गाड़ी में, वो पूरे हमने जो बॉम्ब, जहाँ जहाँ बॉम्ब चले थे वहाँ का इंस्पेक्शन हमने किया था। वो किस्सा फिर कभी सुनाऊंगा। और सुअनिल तलपड़े जो थे, उनका बेटा फिल्म एक्टर भी है, श्रेयास तलपड़े। खैर, तो तलपड़े साहब को बहुत गुस्सा आया कि मेरे एक कांस्टेबल को पुलिस कोर्ट की प्रमाइसेस के अंदर इतना बेरहमी से मारा जाता है, तो ऐसे आदमियों को सबक सिखाना चाहिए। और पहले भी वो 2 बार पुलिस के हाथ से बच के भागने की कोशिश कर चुका था। तो उसने अपने सीनियर जो हायर अप थे उनसे बात की। ये बात तो 1985 की है। 1981 में पंचाल का मर्डर करने के बाद 4 साल ये आदमी जेल में था। खाली एक दिन 12 घंटे के लिए बाहर था और रात को पकड़ा गया था। तो उन्होंने किया कि इस आदमी को, इसके एनकाउंटर का रिटन ऑर्डर जो होता था उस ज़माने में, वो पास करवा लिया गया। और अगली नेक्स्ट हियरिंग पे जैसे ही कार्य एंथनी कोर्ट में आया, तो वही तो वैन से उतरा, तो वही कांस्टेबल ने फिर इसको उसी तरह गाली वाली दी और इसने हाथ उठाने की कोशिश की, तो इंस्पेक्टर तलपड़े ने खुद इसको 4-5 गोलियां मारी, उसको वहीं पे ढेर कर दिया। तो वो आदमी जो अपनी जो क्राइम कैरियर था 79 से 85 तक, उसमें से 4 साल जेल में रहा। 3 साल उसने इतनी दहशत फैला के रखी बाहर कि आज तक कार्य एंथनी के नाम से लोग डरते हैं उस इलाके के। और वो आदमी जिससे डेयरिंग, जो लोग कहते हैं कि आज भी अगर डेयरिंग सुभाष सिंह ठाकुर ने सीखी है तो कार्य एंथनी से सीखी है। तो ये किस्सा था कार्य एंथनी का, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ये मेरा आज का वीडियो सुनने के बाद आप इंटरनेट पे जाके कोशिश करना,
500-700 बटन दबा लो, आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। तो ये मेहनत करनी पड़ती है ऐसे एपिसोड्स में, इसलिए आप जुड़े रहिए बलजीत परमार फॉर यू चैनल के साथ। नई नई बातें आपको सुनने मिलेंगी। और कल मैं आपको जो हमारे हम औरतों का जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड की जो सरगनाएँ रही हैं, जिन जिन औरतों का नाम अंडरवर्ल्ड से जुड़ा रहा है, उसकी आखिरी कड़ी में कल मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा। गंगूबाई काठियावाड़ी, जिसको गंगूबाई कोठे वाली भी कहते थे। वो कोठे वाली औरत जिसके पास शहर की सबसे महंगी गाड़ी थी, बेंटली गाड़ी उस औरत ने रखी हुई थी, जो धंधा करती थी एक वेश्या के अड्डे पे। तो वो क्या कहानी थी, कौन थी गंगूबाई, इतनी अमीर, इतने पैसे वाली कैसे बनी, जिसने पंडित नेहरू को भी एक बार 4 बातें सुना दी थी, वो किस्सा आपको कल सुनाऊंगा। और आप इंतज़ार कीजिए शनिवार तक, गंगूबाई कोठे वाली या काठियावाड़ी से आपकी मुलाकात करवाऊंगा। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।